अस्सलाम वालेकुम बच्चों हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था लेवस कंसेप्ट। लेवस कंसेप्ट में हमने स्टडी किया आयनिक बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। अब कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो हमें लेवस कंसेप्ट से पता नहीं चलती, उन्हें लिमिटेशंस ऑफ लेवस कंसेप्ट कहते हैं। फिर उसके लिए हमें मॉडर्न थ्योरीज़ का सहारा लेना पड़ा, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई और मॉडर्न थ्योरीज़ आई। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें लेवस कंसेप्ट से नहीं मिलती। हमें लेवस कंसेप्ट से बॉन्ड एनर्जीज़ का पता नहीं चलता कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। बॉन्ड लेंथ्स का पता नहीं चलता। बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, मतलब एक एटम जो दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहा है और उनके सेंटर में जो एंगल बन रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का, 3 डायमेंशनल शेप का पता नहीं चलता। हमें मॉलिक्यूल की सिंपल शेप का पता नहीं चलता। अब ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें लेवस कंसेप्ट से पता नहीं चलती। सो इनको इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे 3 मेन थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। पहली कहलाती है वेस्पर थ्योरी, दूसरी कहलाती है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरी कहलाती है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटे फर्स्ट थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये पी है बेटे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। वी से वैलेंस, एस से शेल, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर, आर से रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। हम कहते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शंस एग्जिस्ट करती हैं। अब हमें पता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिपल्शन का मिनिमम होना ज़रूरी है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या ज़रूरी है कि रिपल्शन एटम्स के दरमियान क्या हो जाए बेटे, मिनिमम हो जाए। और रिपल्शंस कब मिनिमम होती हैं, जब डिस्टेंसेस मैक्सिमम हो जाए। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतनी रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेबल हो जाएंगे। इस कंसेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया सिडविक एंड पॉल ने। दे सेड दैट कि शेप्स इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन से इफ़ेक्ट होती हैं। शेप्स आर इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फिर नाइहोलम एंड गिलेस्पी ने इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ वेस्पर। लेकिन वेस्पर थ्योरी सिर्फ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं। इसमें सब ग्रुप बी जो पीरियोडिक टेबल में मिडल में प्रेजेंट है ना एलिमेंट्स, जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड या इंक्लूडेड नहीं होते। तो यहाँ तक का कंसेप्ट है कि लेवस कंसेप्ट ने आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन बॉन्ड एनर्जीज़ को, बॉन्ड लेंथ्स को, बॉन्ड एंगल्स को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसके लिए हमें मॉडर्न थ्योरीज़ को स्टडी करना पड़ा। वो थी वेस्पर, वीबीटी और एमओटी। वेस्पर थ्योरी कहलाती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कहता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, इनके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं रिपल्शंस, तो स्टेबिलिटी तो गेन नहीं हो पाती। फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिपल्शन मिनिमम होनी चाहिए। रिपल्शन कहाँ पे मिनिमम होगी, जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ये कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेप्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसे सबसे पहले सिडविक एंड पॉल ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद नाइहोलम एंड गिलेस्पी ने इसी कंसेप्ट को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी किसके लिए है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। व्हाट इज़ मेंट बाय नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें 2 टाइप के ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स। सब ग्रुप ए एलिमेंट्स और सब ग्रुप बी एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए एलिमेंट्स 1A 2A 3A से लेकर 8A तक होते हैं। अब 1A और 2A ये पहले पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, 3A से लेकर 8A तक बाद में प्रेजेंट है। इनके दरमियान कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो बी सब ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। उनके लिए ये कंसेप्ट नहीं है वेस्पर का, बल्कि सिर्फ जो सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये वैलिड और एक्सप्लेनेबल है।
अब बेटे इस थ्योरी की बेसिक्स क्या है, इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। कहता है कि बेसिक अजम्पशन इसकी ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द। व्हाट इज़ सेंट्रल एटम बेटे? जिसके गिर्द बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिस्क्राइब हो रहे हैं, जिसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना है। कहता है सेंट्रल एटम की एक एबिलिटी होती है कि ये पोलीवैलेंट होना चाहिए, इसकी मोर देन वन वैलेंसीज हों। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर अरेंज्ड, कि सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने अरेंज होना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान है रिपल्शंस। जब उन्होंने अरेंज होना है तो उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज होते हैं उन पॉइंट्स पे जहाँ पे रिपल्शंस मिनिमम हो जाएं और डिस्टेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान मैक्सिमम हो जाएं। जैसे अगर हम एक्सप्लेन करें कि हमारे पास है ये मॉलिक्यूल, ए मीन्स सेंट्रल एटम, बी मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक कन्फिग्रेशन मैंने ये बनाई है और एक कन्फिग्रेशन ये बनाई है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर यहाँ पे दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, एक तरफ कम है और एक तरफ ज़्यादा है। सो कम डिस्टेंस की वजह से इनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी। जबकि ये कन्फिग्रेशन देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। जैसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस मिनिमम हो जाएंगी। इसका मतलब है ये स्टेबल कन्फिग्रेशन कंसिडर होगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये बॉन्ड जो है बेटे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही है। इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह अरेंज होते हैं कि जब उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो इसका मतलब है रिपल्शन ज़्यादा होंगी, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं हो सकेंगे। जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शंस मिनिमम हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। ये इसकी बेसिक कंजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द उन पॉइंट्स पे अरेंज होते हैं जहाँ पे रिपल्शंस मिनिमम होती हैं और डिस्टेंसेस इनके दरमियान मैक्सिमम हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अगर देखें, ये दो टाइप के हैं, एक जो बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं और दूसरे जो लॉन पेयर्स कहलाते हैं। अब बॉन्ड पेयर्स कौन से होते हैं? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, मींस कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे से दूसरा आया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। ये पेयर जो बनते हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं। इन्हें इंडिकेट किससे करते हैं? इन्हें हम बी से इंडिकेट करते हैं। मीन्स जहाँ पे वेस्पर में बी लिखा होगा वहाँ पे इसका मतलब है बॉन्डेड एटम या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे बेटे लॉन पेयर्स होते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर किस टाइप के हैं? लॉन पेयर। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। जैसे हम अमोनिया को देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज़ प्रेजेंट होता है जो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। बाकी तीन ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड फॉर्म में हैं। जो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड फॉर्म में है वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, जो किसी के साथ बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा, ये लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर कहलाता है। इसे ई या एल से, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एल लॉन पेयर से एक्सप्लेन किया जाता है। अब बेटे वेस्पर में जहाँ पे भी सेंट्रल एटम का वर्ड आएगा इसका मतलब होगा पॉलीवैलेंट एटम, जिसकी मोर देन वन वैलेंसी होगी और इसी ने ही मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब करना है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बॉन्डेड एटम जितने भी हों इन्हें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, इन्हें बी से इंडिकेट करेंगे। मींस जहाँ पे बॉन्ड पेयर आएगा वहाँ पे बी, और बी का मतलब है कोई बॉन्डेड एटम प्रेजेंट है जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है सेंट्रल एटम ए के साथ। तीसरा बेटे लॉन पेयर, जिन्हें नॉन बॉन्डिंग पेयर्स कहते हैं, जो कोई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। ये ई या एल से एक्सप्लेन होते हैं। अब बेटे इसकी बेसिक कंजम्पशन दोबारा से सुने कि इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द, सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? जिसके गिर्द बॉन्ड बन रहे हैं, ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने वाला एटम होता है। कि इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज तब होते हैं जब उन्होंने स्टेबिलिटी गेन करनी हो, मींस बॉन्ड बनता ही तब है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द उन पॉइंट्स पे अरेंज होते हैं जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शंस मिनिमम हो जाएं। रिपल्शन मिनिमम होने का मतलब है वो स्टेबल हो जाएंगे।
अब जैसे मैंने साइड पे एग्जांपल दी AB2 टाइप की, एक सेंट्रल एटम है, बी दो बॉन्डेड एटम्स हैं। अब पहली शेप में या पहली कन्फिग्रेशन में इनके दरमियान डिस्टेंस अभी कम है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। दूसरे में इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया है, इट मीन्स ये स्टेबल कन्फिग्रेशन अवेलेबल है। सो एटम्स क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स वहाँ पे अरेंज होते हैं जहाँ पे रिपल्शंस मिनिमम हो जाएं और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर तो दो टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं बेटे बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डेड, जिसे हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो बॉन्डेड एटम की वजह से आता है साथ। दूसरा कहलाता है लॉन पेयर, जो नॉन बॉन्डिंग है, जो एक ही एटम पे प्रेजेंट है, जो शेयरिंग नहीं कर रहा होता। वेस्पर में हम बेटे 3 वर्ड यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग डिफरेंट एटम्स और लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स। ए यूज़ होता है फॉर सेंट्रल एटम, जिसके गिर्द बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने अरेंज होना है, ये पॉलीवैलेंट होता है, इसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। बी एक्सप्लेन होता है बॉन्डेड एटम से या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बेटे, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई या एल को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है मेरा बेटा पास्चुलेट्स के वेस्पर के मेन पास्चुलेट्स क्या क्या हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पे अरेंज होते हैं जहाँ पे रिपल्शंस मिनिमम हो जाएं और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। बट हम फिर एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो दो टाइप के हैं, एक जो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं और दूसरे जो लॉन पेयर कहलाते हैं। वेस्पर एक्सप्लेन करती है बॉन्ड और लॉन दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं डिटर्मिनिंग ज्योमेट्री, मीन जो फाइनल शेप बनती है उसमें कोई अकेले बॉन्ड पेयर की रिपल्शन नहीं होती या अकेले लॉन पेयर की रिपल्शन नहीं होती, बल्कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्शन काज करते हैं और वहाँ पे अरेंज होते हैं दोनों जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और इनके दरमियान रिपल्शंस मिनिमम हो जाए। इट मीन्स बोथ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग ज्योमेट्री, शेप डिटर्मिन करने में दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रोल है, बॉन्ड का भी और लॉन का भी। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ये पहले भी हमने एक्सप्लेन किया बेसिक अजम्पशन में, इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पे अरेंज होते हैं जहाँ पे रिपल्शंस मिनिमम हो जाएं और एटम्स के दरमियान डिस्टेंसेस मैक्सिमम हो जाएं। डिस्टेंसेस मैक्सिमम होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शंस कम हो जाएंगी। अब स्टिल देयर इज़ अनदर पॉइंट कि जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। मीन्स जो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे, जो एक ही एटम पे प्रेजेंट है, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं और जो दो एटम्स के दरमियान अरेंज्ड हैं बॉन्ड पेयर हैं वो कम जगह घेरते हैं। इसकी क्या वजह है बेटे, अगर हम ये देखें, मैंने शेप में एक लॉन पेयर बनाया है और ये जिन्हें मैं टिक कर रहा हूँ ये बॉन्ड पेयर हैं। लॉन पेयर सिर्फ सेंट्रल एटम के गिर्द प्रेजेंट है, इसका मतलब है लॉन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो कम होगी, जब एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो ये लॉन पेयर लेस लोकलाइज्ड होगा, इसकी जगह ज़्यादा फिक्स नहीं होगी क्योंकि इस पर थोड़ी अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस इसे ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं कर सकता, ये डिफ्यूज्ड होगा। डिफ्यूज़ कहते हैं बिखरे हुए को, ये ज़्यादा जगह घेरेगा। जबकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर अब दो एटम्स के दरमियान है, ए और बी के दरमियान, इसे दो न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं, मींस ये दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान है, तो दोनों एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड है ये दोनों एटम के न्यूक्लियाई की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान फिक्स जगह पे आ जाएगा, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकेगा। जब ये इधर उधर मूव नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ये लेस डिफ्यूज्ड हो जाएगा और मोर लोकलाइज्ड हो जाएगा, इसकी लोकेशन फिक्स हो जाएगी। अब बेटे क्योंकि ये जगह थोड़ी घेर रहा है तो इसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। लॉन पेयर ज़्यादा जगह घेर रहा है तो लॉन पेयर रिपल्शन भी ज़्यादा काज करेगा, इफेक्ट भी ज़्यादा काज करेगा, तो लॉन पेयर काजेज मोर रिपल्शन दैन बॉन्ड पेयर। अब लॉन पेयर ज़्यादा रिपल्शन काज कर रहा है तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या बनेगा, रिपल्शन की तरतीब क्या बनेगी। लॉन पेयर ज़्यादा रिपल्शन काज करता है तो मैक्सिमम रिपल्शन होगी लॉन पेयर और लॉन पेयर के दरमियान।
इससे कम रिपल्शन होगी एक लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के दरमियान, क्योंकि लॉन पेयर ज़्यादा रिपल्शन काज करता है, बॉन्ड पेयर कम। तो अगर दोनों लॉन पेयर होंगे तो उनमें मैक्सिमम रिपल्शन, एक लॉन और एक बॉन्ड होगा तो थोड़ी सी कम रिपल्शन, और अगर दोनों बॉन्ड पेयर्स होंगे तो रिपल्शन और कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे दो दो न्यूक्लियाई का इफेक्ट है। नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करता है बेटे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा है। सिंगल बॉन्ड में तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल की निस्बत 2 गुना है, ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल की निस्बत 3 गुना है। लेकिन उसके बावजूद हम क्या कंसिडर करते हैं कि जब डिटरमिन करनी हो ना ज्योमेट्री, जब शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, तो हम डबल और ट्रिपल को ऐसे समझते हैं जैसे ये सिंगल बॉन्ड ही है। इसका मतलब है वाइल डिटर्मिनिंग ज्योमेट्री इनकी डेंसिटी का रोल ख़त्म हो जाता है, दे विल बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। पास्टुलेट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटे कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं ज्योमेट्री में, मींस दोनों टाइप के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शंस एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा पास्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर उन जगहों पे अरेंज होते हैं जहाँ पे रिपल्शंस मिनिमम हो जाएं और डिस्टेंसेस मैक्सिमम, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो एक दूसरे को रिपेल करने की पावर कम हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएंगे। फिर लॉन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है, बॉन्ड पेयर कम जगह घेरता है। लॉन पेयर को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक ही न्यूक्लियस के गिर्द प्रेजेंट है, सो इस पर लेस अट्रैक्शन होती है, ये डिफ्यूज्ड हो जाता है। डिफ्यूज्ड का मतलब है ये ज़्यादा जगह घेरता है, ये लेस लोकेलाइज्ड या डीलोकेलाइज्ड है, इसकी लोकेशन फिक्स्ड नहीं है। जबकि जो बॉन्ड पेयर है वो तो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान प्रेजेंट है, इस पे तो 2 न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, ये लोकेलाइज्ड हो जाएगा, इसकी लोकेशन फिक्स हो जाएगी, ये लेस डिफ्यूज्ड कंसिडर होगा। अच्छा, लॉन पेयर क्योंकि ज़्यादा जगह घेर है तो ये रिपल्शन भी ज़्यादा काज करेगा बॉन्ड पेयर की निस्बत। रिपल्शन ऑर्डर अब क्या बनेगा बेटे, लॉन पेयर की सबसे ज़्यादा रिपल्शन, उससे कम रिपल्शन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की। क्योंकि लॉन पेयर ज़्यादा जगह घेर है तो रिपल्शन भी दोनों लॉन पेयर ज़्यादा काज करेंगे। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल से 2 टाइम्स है, ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल से 3 टाइम है। लेकिन जब ज्योमेट्री को डिफाइन करना हो, शेप को एक्सप्लेन करना हो, तो वी विल कंसिडर दैट कि डबल एंड ट्रिपल बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड होता है। अब बेटे जैसे कि मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल एटम को ए से, बॉन्डेड एटम को बी से और लॉन पेयर को ई से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली यहाँ पे टर्म है AB2। AB2 का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्डेड एटम्स हों, सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्डेड एटम्स हों, उन्हें AB2 टाइप कहते हैं। तो AB2 टाइप में एक सेंट्रल एटम है, इसके गिर्द बॉन्डेड एटम या बॉन्ड पेयर्स 2 हैं, लॉन पेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी बेस्ट कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, जब 2 बॉन्डेड पेयर्स के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मैक्सिमम डिस्टेंस तो इसी सूरत में आ सकता है जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाए, तो इनकी ज्योमेट्री बनेगी लीनियर और बॉन्ड एंगल बनेगा 180 का। तो जहाँ पे भी AB2 टाइप होगी, AB2 मीन्स एक सेंट्रल एटम हो, साथ 2 सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हों और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ना हो, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और वो भी बॉन्डेड, तो उनकी लीनियर शेप बनती है बेटे और 180 का बॉन्ड एंगल बनता है। इसकी एग्जांपल वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव 2 या 2 है, जैसे BeCl2 बेरिलियम 2 क्लोरीन एटम्स को ज्वाइन कर लेता है लीनियर वे में और 180 का बॉन्ड एंगल। MgCl2 भी इसी तरह और ZnCl2 भी सिमिलर बिहेवियर शो करता है। उसके बाद है बेटे AB3। AB3 का मतलब है एक सेंट्रल एटम और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे बेटे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब ये है
कि दो टाइप की कन्फिग्रेशन हो सकती है, एक AB3 विद नो लॉन पेयर, कि ऐसी AB3 जिसमें कोई लॉन पेयर ना हो, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हों। ए तो सेंट्रल एटम है ना जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने अरेंज होना है। अगर अरेंज होने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3 है और 3 भी इस तरह के हैं कि तीनों के तीनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, ये कहलाती है AB3 विद नो लॉन पेयर। दूसरी टाइप होती है टोटल 3 है लेकिन 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है। हमने वेस्पर का पहला पास्टुलेट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप के हैं, बॉन्ड और लॉन, और दोनों ज्योमेट्री में डिटरमिन करने में रोल प्ले करते हैं। तो AB2E का मतलब है ये तो सेंट्रल एटम है जिसके गिर्द लॉन पेयर्स ने अरेंज होना है। B2 है मीन्स 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है, टोटल मिलके ये 3 बन जाएंगे। तो दोनों AB3 टाइप्स बनेंगे, मीन्स एक AB3 टाइप विद नो लॉन पेयर, एक AB3 टाइप विद 1 लॉन पेयर। एक AB3 टाइप में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, दूसरी AB3 टाइप में 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लॉन पेयर है। पहले हम डिस्क्राइब करते हैं AB3 विद नो लॉन पेयर के सेंट्रल एटम एक है ए, उसके गिर्द 3 बॉन्डेड एटम्स या बॉन्ड पेयर्स अवेलेबल हैं, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं। हमने कहा ये 3 इस तरह अरेंज होंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम। तो इसकी बेस्ट अरेंजमेंट बनती है कि सेंट्रल एटम ए आ जाएगा, इसके गिर्द ये तीनों इस तरह अरेंज होंगे कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाए। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में 120 का बॉन्ड एंगल बनता है। सो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटे 120। अब इसमें कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वो तमाम एटम्स जिनकी वैलेंसी 3 है वो ये शेप शो करेंगे, जैसे BF3 और AlCl3। बी सेंट्रल एटम है, 3 फ्लोरीन इस तरह अरेंज होंगे कि ये शेप कौन सी बनेगी, ट्रायंगुलर। और हर बॉन्ड दो जो बॉन्ड लाइंस है उनके दरमियान वाला जो एंगल होता है ये बॉन्ड एंगल कहलाता है। हर एक बॉन्ड एंगल कितने का होगा बेटे, 120 का। दूसरी टाइप आ जाती है AB2E। ए सेंट्रल एटम, B2 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, E एक लॉन पेयर है। तो AB2E का मतलब है 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। AB2E विद 1 लॉन पेयर, सेंट्रल एटम ए है, बॉन्ड पेयर्स 2 हैं, एक लॉन पेयर है, टोटल मिलके कितने हो जाएंगे बेटे, 3 हो जाएंगे। अब इसे हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, टोटल 3 है बेटे, अरेंज तो यूं होने चाहिए थे 3 ट्रायंगुलर शेप में, लेकिन अब एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर प्रेजेंट तो होता है लेकिन इसकी बॉन्ड जैसी लेंथ तो नहीं है, ये तो सिर्फ सेंट्रल एटम ए के ऊपर प्रेजेंट है और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसकी रिपल्शन भी क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी। रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, मींस बॉन्ड पेयर एक दूसरे के थोड़ा सा करीब हो जाएंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ रहा है लॉन पेयर की वजह से। तो जो एंगल 120 होना था वो लेस देन 120 हो जाएगा। क्यों लेस देन 120 होगा बेटे, क्योंकि लॉन पेयर काजेज मोर रिपल्शन, जिसकी वजह से एंगल लेस देन 120 हो गया। अब ये शेप कौन सी बनेगी बेटे, इस तरह की शेप बनेगी, ये वी शेप्ड ज्योमेट्री कहलाती है, इसे बेंट ज्योमेट्री भी कहते हैं, और इसका एंगल लेस देन 120। इसकी एग्जांपल में बेटे SnCl2 और PbCl2। Sn में 2 क्लोरीन, ये इसमें क्या आ गए बेटे, 2 बॉन्ड पेयर्स, और एक इसके ऊपर क्या अवेलेबल है, यहाँ पे लॉन पेयर अवेलेबल है। अब टोटल 3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 120 का, लेकिन हम कहते हैं कि लॉन पेयर काजेज मोर रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज होके लेस देन 120 हो जाएगा। यहाँ तक बेटे दोबारा से AB2 टाइप पहली है, इसमें ए सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम 2 हैं बेटे, कोई लॉन पेयर नहीं है तो वहाँ पे अरेंज होंगे जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन बनेगी, लीनियर शेप और 180 का बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल BeCl2, MgCl2 या ZnCl2। AB3 एक सेंट्रल एटम और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 कन्फिग्रेशंस आ सकती हैं बेटे। AB3 विद नो लॉन पेयर, जिसमें कोई लॉन पेयर अवेलेबल ना हो, एक सेंट्रल एटम हो, 3 बॉन्डेड एटम्स हो, लॉन पेयर कोई ना हो, तो इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। ये ट्रायंगुलर शेप में आएंगे और 120 का बॉन्ड एंगल, इसकी एग्जांपल BF3 और AlCl3। दूसरी टाइप है बेटे AB2E, टोटल 3 है बेटे लॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लॉन पेयर है।
ये किस तरह अरेंज होंगे, 3 है तो ट्रायंगुलर शेप में आने चाहिए, लेकिन ट्रायंगुलर की एक पोर्शन कौन गेन कर लेगा, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स के दरमियान रिपल्शन को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस, इट हैज़ मोर रिपल्शन। सो इसकी रिपल्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एंगल जो 120 होना चाहिए था वो लेस देन 120 हो जाएगा, और शेप भी क्या बन जाएगी बेटे, वी शेप्ड और बेंट ज्योमेट्री। इसकी एग्जांपल SnCl2 और PbCl2। नेक्स्ट बेटे है AB3 विद मल्टीपल बॉन्डिंग। अच्छा, हमने पढ़ा है कि मल्टीपल बॉन्डिंग को जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना बेटे, तो हम कहते हैं कि दीज विल बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड, कि ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। आल्दो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जब इन्होंने एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्री को, तो ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करते हैं। तो पहली इसमें टाइप आती है बेटे AB3 मीन्स विद नो लॉन पेयर। इसकी एग्जांपल है SO3। सल्फर के गिर्द 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए अटैच है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड वाइल डिटर्मिनिंग ज्योमेट्री, तो शेप कौन सी बनेगी, ट्रायंगुलर, और बॉन्ड एंगल 120 का। अब ये बना कैसे है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 16, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। ये इसके आगे सल्फर के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड डेवलप कर लेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड डेवलप कर लेता है, लेकिन डबल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड वाइल डिटर्मिनिंग ज्योमेट्री, तो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री और 120 का बॉन्ड एंगल। अब AB2E 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, इसकी एग्जांपल SO2 है। सल्फर के हमने अभी पीछे डिस्कस किया कितने पेयर्स हैं बेटे, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं सल्फर के, एक उनमें से लॉन पेयर बन जाता है, बाकी दोनों 2 ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं बेटे, बॉन्ड्स डेवलप कर लेते हैं, तो ये SO2 बन जाता है, SO2। हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड वाइल डिटर्मिनिंग ज्योमेट्री, तो इसकी भी बेंट ज्योमेट्री और लेस देन 120 एंगल। नेक्स्ट टाइप है बेटे AB4। AB4 का मतलब है एक सेंट्रल एटम और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी 3 कन्फिगरेशंस हैं। AB4 विद नो लॉन पेयर, जिसमें कोई लॉन पेयर ना हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हों। AB3E का मतलब है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर। नेक्स्ट है बेटे AB2E2, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन पेयर्स। पहली कन्फिग्रेशन इसमें आती है बेटे AB2 विद नो लॉन पेयर, जिसमें कोई लॉन पेयर प्रेजेंट ना हो। इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास A है, बॉन्डेड एटम B है, और टोटल बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और चारों के चारों किस तरह अरेंज हो रहे हैं बेटे, बॉन्डेड एटम के तौर पे, मींस बॉन्ड पेयर के तौर पे, कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसकी ज्योमेट्री होती है बेटे टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल बनता है 109.5। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, अब बेटे हम ना आउटसाइड द प्लेन का मतलब होता है यूं पेपर से अबव, ये जैसे ये कन्फिग्रेशन है, ये पेपर से आउटवर्ड है, पेपर से ऊपर की तरफ मैंने पेंसिल ड्रा की हुई है, ये आउटसाइड द प्लेन है, इसे हम इस कॉर्नर्ड वाली शेप से इंडिकेट करते हैं। और जो चीज़ इनसाइड द प्लेन हो उसे हम डॉटेड लाइन से, ये मतलब इस लाइन से इंडिकेट करते हैं। अब जो AB4 की कन्फिग्रेशन है वो इस तरह है कि 2 सेम प्लेन में आते हैं, एक ऊपर की तरफ आ जाता है और एक नीचे की तरफ। अब ऊपर तो हम पेज पे नहीं ना ड्रा कर सकते, ना ही डाउनवर्ड, फिर इनको हम टिल्ट लाइनों से शो कर देते हैं। एक अबव के लिए हम ये वाली लाइन ड्रा कर देते हैं, एक तरफ से चौड़ी और एक तरफ से ब्रीक, इसका मतलब ये आउटसाइड द पेज है। और ये डॉटेड या लाइन्ड एरिया इंडिकेट कर देते हैं, इसका मतलब है ये डाउन साइड द पेज अरेंज्ड है। तो AB4 में टोटल 4 है बेटे, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, चारों इस तरह अरेंज होते हैं कि हर एक का दूसरे से बॉन्ड एंगल 109.5 बनता है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटे कंसिडर करें कि ये वाला पॉइंट, ये मैंने एक पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये हमारे लिए सेंट्रल एटम A है। अब इस पे एक बॉन्ड पेयर यूँ आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर यूँ आ जाएगा, 2 हो गए बेटे। अब तीसरा जो बॉन्ड पेयर अरेंज होना है, तीसरे के लिए
अरेंजमेंट यूँ अपवर्ड आ जाएगी, ये देखें ये अपवर्ड आ जाएगी। और चौथे के लिए अरेंजमेंट कैसे चले जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी, मीन्स नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये वाली जो चार साइड्स बन रही हैं, एक ये अपवर्ड है और एक ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड पेज पे नहीं शो हो रही, सो इन्हें हमने स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन से शो कर दिया। एक को इस लाइन से इंडिकेट कर दिया बेटे, ये आउटसाइड द पेज के लिए है। एक को इस लाइन से इंडिकेट कर दिया, ये इनसाइड द पेज के लिए है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई और 109.5 का बॉन्ड एंगल बन गया। अब इसकी एग्जांपल क्या है बेटे, CH4। ये CH4 की कन्फिग्रेशन बेटे मैंने ड्रा की है कि सेंट्रल एटम कार्बन प्रेजेंट है, ये सेंट्रल एटम कार्बन, इसके गिर्द 4 हाइड्रोजन्स अरेंज्ड हैं। ये टेट्राहेड्रल, एक आउटसाइड आ गया प्लेन के और एक इनसाइड, हर एक का दूसरे से एंगल कितना है, 109.5। इसकी और एग्जांपल्स क्या हैं, CCl4, एक कार्बन के गिर्द 4 क्लोरीन्स अरेंज हो जाएं, वो भी इसी वे में अरेंज होते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और 109.5 का बॉन्ड एंगल। दूसरी बेटे इसमें टाइप होती है AB3E। इसका क्या मतलब है, सेंट्रल एटम ए है, इसके गिर्द 3 बॉन्डेड एटम्स या बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लॉन पेयर, टोटल तो 4 हो गए बेटे। अब लॉन पेयर क्या करता है बेटे, हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये ज़्यादा रिपल्शन काज करता है। इसकी मोर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल पहले, टोटल पहले भी 4 थे ना ऊपर वाली शेप में, 4 थे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 109.5 था। अब कितना रह गया बेटे, 4 हैं लेकिन एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर ने थोड़ी सी रिपल्शन ज़्यादा काज कर दी, तो ये बॉन्ड एंगल स्क्वीज़ होके 107.5 हो गया, 107.5 डिग्री। अब इसकी शेप कैसे बनेगी, अब पहले हमने शेप डिस्क्राइब की थी मैंने अभी प्रीवियस पेज पे, कि ये हमारे पास है AB4 की कन्फिग्रेशन, ये देखें ये टोटल आ गए 4 इस तरह, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब बेटे ये थी टेट्राहेड्रल AB4। अब क्या हुआ है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर यहाँ पे एडजस्ट हो गया बेटे, ये देखें। अब लॉन पेयर थोड़ी सी रिपल्शन ज़्यादा काज कर देगा, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, 107.5। लेकिन अब इसका ऊपर वाला हेड जो है वो निकल जाएगा। अब नीचे वाला पोर्शन रह जाएगा जिसमें 3 कॉर्नर्स हैं बेटे नीचे, और ऊपर से एक कॉर्नर है। ये शेप कहलाती है पायरामिडल। जैसे आप पायरामिड को देखें ना बेटे, वो भी यूं ही अरेंज होता है। किस तरह अरेंज होता है, ये देखें, ये यूं अरेंज होता है। नीचे से इसके देखें 3 कॉर्नर्स हैं, ऊपर से एक कॉर्नर है। ये जो नीचे से 3 कॉर्नर है, बिल्कुल ये तीनों बॉन्ड पेयर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला एक कॉर्नर है, ये लॉन पेयर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये पायरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी और बॉन्ड एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कितना हो जाएगा बेटे, रिड्यूस होके 107.5। इसकी एग्जांपल क्या है, NH3 और PH3। फास्फोरस भी बेटे लास्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लॉन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन आउटसाइड द पेज आ जाता है। अब आउटसाइड द पेज तो हम नहीं ड्रा कर सकते, तो हम इस लाइन से इंडिकेट करते हैं। और एक इनसाइड द पेज चला जाता है, उसे हम इस लाइन से इंडिकेट करते हैं। और टोटल 4 हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन ऊपर लॉन पेयर आ गया जिसकी वजह से पायरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी, और लॉन पेयर की वजह से एंगल रिड्यूस होके 107.5 हो जाएगा। इसके बाद मेरे बेटे AB4 की लास्ट टाइप AB2E2, ये इंडिकेट कर रही है सेंट्रल एटम ए है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लॉन पेयर्स हैं। अब टोटल इसके भी कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इनकी भी अरेंजमेंट तो यूं ही होनी चाहिए ना 4 लॉन पेयर्स की, कि ये देखें इस फॉर्म में। ये आउटवर्ड आ जाएगा, मींस आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ये इनवर्ड आ जाएगा डाउन साइड द पेपर। टोटल 4 हो गए। लेकिन हमने कहा कि ये AB2E2 है, मींस इस पॉइंट पे भी क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर, और इस पॉइंट पे भी क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर। अब ये दोनों लॉन पेयर हैं। अगर तो चारों बॉन्ड पेयर होते तो 109.5 का एंगल था। अगर एक लॉन पेयर होता तो लॉन पेयर की वजह से रिपल्शन बढ़ जानी थी,
एंगल 107.5। अब एक और लॉन पेयर है, हम कहते हैं कि लॉन पेयर तो मैक्सिमम रिपल्शन काज करता है, सो एंगल और रिड्यूस होके 107.5 हो जाएगा इन दो लॉन पेयर्स की वजह से। तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे बेटे। एज टू लॉन पेयर्स काज मोर रिपल्शन दैट फर्दर इंक्रीजेज द रिपल्शन बाय लॉन पेयर्स, तो बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीज होके 107 से भी कम होके 104.5 हो जाएगा। तो इसमें सेंट्रल एटम ए है, इसके ऊपर दो लॉन पेयर्स हैं और दो बेटे क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स। दो बॉन्ड पेयर्स और दो लॉन पेयर्स, टोटल ए बी 4 टाइप होगी, लेकिन विद टू लॉन पेयर्स काज मोर रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड एंगल स्क्वीज होके 104 हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या बन रही है बेटे, यूं ज्योमेट्री बन रही है, वी शेप्ड और बेंट ज्योमेट्री है, इसे एंगुलर ज्योमेट्री भी कहते हैं, और बॉन्ड एंगल 104.5 का है। इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर की फॉर्म में और दो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, 2 लॉन पेयर की फॉर्म में रहे और 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके बॉन्ड पेयर। अब लॉन पेयर ज़्यादा रिपल्शन काज करते हैं, तो बॉन्ड पेयर थोड़े से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल 104.5 का हो जाएगा और बेंट ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट बेटे टाइप होती है AB5। AB5 कौन सी टाइप है बेटे, AB5 को देखें तो सेंट्रल एटम ए है और बॉन्ड पेयर इसमें 5 हैं। अब सेंट्रल एटम ए और बॉन्ड पेयर 5, वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप है लेकिन हमारी बुक में ये सिंपली एक्सप्लेन्ड है। अब ये सेंट्रल एटम ए आ गया, इसके गिर्द 5 बी ने अरेंज होना है, तो पहले 3 बी इस तरह अरेंज होते हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप बन जाती है। तो पहली तो 3 की अरेंजमेंट की वजह से ट्रायंगुलर शेप, फिर एक आउटसाइड पे आ जाएगा, ये एक पायरामिड बन गई, तो ये बन गई पायरामिडल ट्रायंगुलर। जब एक और बेटे बॉन्ड पेयर आएगा तो ये बाय पायरामिडल, ये नीचे वाली दूसरी पायरामिड बन गई, बाय पायरामिडल ट्रायंगुलर शेप। आपने बेटे इसको याद रखना है, इसकी कोई रीज़न को एक्सप्लेन नहीं करना, ना बुक में गिवन है, बस आपने याद रखना है AB5 टाइप की बाय पायरामिडल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल 90 एंड 120 का है। इसकी एग्जांपल PCl5, P सेंटर में प्रेजेंट है बेटे, इसके गिर्द 5Cl इस तरह अरेंज होते हैं कि पहले 3 ट्रायंगुलर शेप में आते हैं, फिर एक आउटसाइड पे आ जाता है बेटे, मींस अपसाइड, और एक डाउन साइड पे चला जाता है बेटे। तो ओवरऑल ये बाय पायरामिडल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बन जाएगी। लास्ट टाइप है बेटे AB6, सेंट्रल एटम ए, बॉन्डेड एटम 6 हैं। ये अरेंज होंगे इस तरह अरेंज होंगे बेटे, ये ए सेंट्रल एटम है, पहले ये 4 बी अरेंज हो गए स्क्वायर की फॉर्म में, एक बी यूँ अप साइड आ जाएगा इस तरह और एक डाउन साइड। अब हम ड्रा तो इसे कर नहीं सकते अप एंड डाउन, तो फिर हम इसे किससे इंडिकेट कर देते हैं, उन्हीं एक्सप्लेनेशन से जो हमने पीछे पढ़ी हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। अब आपने इसको भी एज इट इज़ याद रखना है, इसकी कोई रीज़न एक्सप्लेन नहीं करनी। बॉन्ड एंगल 90 और 180 का है। अब इसमें ना बेटे SF6 की एक कन्फिग्रेशन तो ये मैंने बनाई है, एक इसकी अरेंजमेंट यूँ भी होती है कि एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाए, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे, चौथा फ्लोरीन यहाँ पे। वही कन्फिग्रेशन है जो पहले वाली है, सिर्फ उसमें हम सीधी लाइंस ड्रा करते हैं 90 के एंगल पे और इसमें थोड़ी सी टिल्ट 90 के एंगल पे आ जाएंगी। एक यहाँ ऊपर आ जाएगा बेटे F और एक डाउन साइड पे चला जाएगा। ऊपर वाले F को हम यूँ कॉर्नर्ड लाइन से शो कर देते हैं और जो इनसाइड द पेपर जाता है उसे यूँ। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी बेटे और 190 और 120 के बॉन्ड एंगल्स बन जाएंगे। क्लियर हो जाएगा बेटे ये लेक्चर, ये वेस्पर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी।